हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफिशियल में। चलिए दोस्तों, हम लोग आज लुसेंट बुक में प्राचीन भारतीय इतिहास में सिकंदर के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। फिलिप की हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीज के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। ठीक है। फिलिप कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। और फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर जो था अरस्तु का शिष्य था, या यूं कहे तो सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे। ठीक है। तो इस तरह हम लोग रिलेट करके याद करेंगे तो जल्दी हो जाएगी याद और आसानी से याद हो जाएगी। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर जल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में, और सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में हुई है। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बहुकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया। इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में हुआ। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। अच्छा, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस। तो आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो कौन है? विशाखदत्त है। कौन है? विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो गए? विशाखदत्त है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है निम्न कुल में उत्पन्न। ठीक है। घनानंद को हराने में चाणक्य
ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र जिसका संबंध राजनीति से है, जिसका संबंध किससे है? राजनीति से है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति से है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो राजनीति से। ठीक है। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। अच्छी बात है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को क्या किया? हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी गई और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत भी चंद्रगुप्त को दे दिए। कौन? काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो गए? तो मेगास्थनीज हो गए। कौन हो गए? मेगास्थनीज हो गए। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। अच्छा, इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक बार और पढ़ लेते हैं। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। यानी हाथी ऐसे नहीं रहेगा, वो सोने और चांदी से अलंकृत रहेगा, उस पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं, बड़े बड़े पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अच्छी बात है। हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के बाद खास नौकर उसे खाने को चखते हैं और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते। वाह। पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। कितने बुर्ज हैं? तो 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है। राजा का महल कैसा है? काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों
चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। किसने किया है? एप्पियानस ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ उसका वर्णन एप्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार, किसके अनुसार? प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। वाह! चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हो गई। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। अमित्रघात का क्या अर्थ है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। ठीक है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम के नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथियन के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। 16 राज्यों का क्या बताया? विजेता बताया। कौन बताया? बौद्ध विद्वान तारानाथ। किसे बताया? तो बिंदुसार को बताया। 16 राज्यों का विजेता बताया। अब हम लोग अशोक के बारे में जानेंगे। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलेमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। ठीक है। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिसका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवक को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीवकों के हित में ध्यान रखने के लिए कहा गया है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली घोषाल ने की थी। अशोक की माता का नाम शुभ्रद्रांगी था। अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी था। क्या था? शुभद्रांगी था। दोस्तों, अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। क्या हो, समय समय पर मिलता रहे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में अशोक का शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। भारत में गलती पढ़ दी है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाट्रेटी फैंटलर ने की थी। इनकी संख्या 14 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसप को हुई। किसको हुई? जेम्स प्रिसप को हुई। ठीक है, अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशुपति की निंदा की गई है। पहला शिलालेख में क्या है? पशुपति की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ये अशोक का शिलालेख है। इसमें अशोक के छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितनी है? 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला, प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1800
1872 में कार्लायल ने की। रामपुरवा अभिलेख की खोज 1872 में कार्लायल के द्वारा किया गया और यह कहाँ है? यह बिहार में है स्थापित है। लौरिया अड़ेराज चंपारण बिहार। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। ठीक है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का साढ़ेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरवाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। मौर्य प्रांत। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, अवंती की उज्जयिनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापद का सुवर्णागिरी, प्रासी पूर्वी प्रांत का हो गया पाटलिपुत्र। क्या हो गया? पाटलिपुत्र। क्या हो गया? पाटलिपुत्र। क्या हो गया? पाटलिपुत्र। अशोक का साढ़ेकुना कंदहार पाटलिपुत्र अभिलेख ग्रीक एवं अरवाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या क्या है? 18 थी। इसकी संख्या क्या थी? 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। किसको कहा गया है? जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। अशोक के समय मौर्य प्रांत में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। 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 ठीक है। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। क्या थी? ग्राम थी। ग्राम का मुखिया ग्रामी कहलाता था। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामी कहलाता था। मंत्री। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। मंत्री इसका प्रधानमंत्री। पुरोहित क्या होगा? पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। सेनापति क्या होगा? सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान। युवराज राजपुत्र। द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वेदिक अंतरपुर का अध्यक्ष। अंतरपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता आय का संग्रह करता। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशस्ता कारागार का अध्यक्ष। प्रदृष्टि कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतक उद्योगों एवं कारखानाओं का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था। क्या था? गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन क्या करता था? संभालता था। जो 10 ग्रामों का क्या करता था? शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों
में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। बाप रे बाप, ये बताइए तो, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एक रोनो मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक हो गए, 9,000 हाथी हो गए, 8,000, 50,000 अश्वारोही, 9,000 सैनिक, 8,000 हाथी व रथ थे, यानी बहुत पावरफुल था। ठीक है, ठीक है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार, किसके अनुसार? जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार। किसके अनुसार? जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार, यूनानी लेखक के अनुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। प्रशासन समिति एवं उसके कार्य। प्रथम, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख। तृतीय, जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। वाणिज्य एवं देखभाल। ठीक है, वाणिज्य का क्या हो गया? देखभाल। सॉरी दोस्तों, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। ठीक है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले को गुप्तचर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को, किसको? गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था?
राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। समिति प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम गज 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 सेना की देखरेख। षष्ठ रथ सेना की देखरेख। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया? तो 7 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है दोस्तों।